हेलो एवरीवन। आईसीआई ने मुझे 5 सब्जेक्ट्स में 38 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं। यस, एक्स्ट्रा मार्क्स से मेरा क्या मतलब है? जब मेरी सर्टिफाइड कॉपीज और सजेस्टेड आंसर्स मैच ही नहीं कर रहे फिर भी मार्क्स दिए हैं। जब मुझे अल्टरनेट आंसर्स के मार्क्स मिले और ग्रेस मार्क्स तो दिए ही दिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेहनत सब करते हैं, बस वही है कि वो 3 घंटे में आप अपनी मेहनत कितनी दिखा पाते हो एग्जामिनर्स को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसमें बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको, बोलते ठीक है पेपर तो लिख ही देंगे, अभी पढ़ लेते पेपर के बारे में बाद में ध्यान देंगे, मॉक टेस्ट में नहीं, प्रेजेंटेशन अभी नहीं, जब लास्ट में जब हमारे आईसीए के एग्जाम के 1-1.5 दिन बचे होंगे ना, तब हम प्रेजेंटेशन के बारे में वीडियोस देखेंगे और उससे पता चल जाएगा हमें कैसे प्रेजेंट करना है और पेपर को प्रेजेंट करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको उस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 10-15 बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, May 24 के मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनके जब मैं मॉक टेस्ट के मैंने उनके जब सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाई तब मुझे पता चला कि मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। लगा दिस इज द नीड ऑफ द आवर, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, जो आपने लिखा है उसके पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, और जो आपने नहीं लिखा है, जो आपने गलत लिखा है, उसके भी थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक और चीज बताने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि मेरे 38 मार्क्स एक्स्ट्रा आए, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि आपको सारी चीजें पता चलनी चाहिए कि मुझे क्यों मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं। और दूसरा, मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि मेरी AIR 6 मेरे एफर्ट्स की वजह से नहीं आई है। मेरे एफर्ट्स ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से बहुत कम थे, मेरी AIR 6 सिर्फ मेरे वो 3 घंटे के पेपर की वजह से आई है। एंड आई कैन क्लेम दैट रियली वेल, वो 3 घंटे मेरे वॉज द बेस्ट, उससे ज्यादा उससे अच्छा मैं कोई पेपर लिख नहीं सकता था। ये कैसे हो पाया, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में, इस पूरे सर्टिफाइड कॉपीज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने सब्जेक्ट वाइज एक्स्ट्रा मार्क्स बता देता हूँ। FR में मुझे सबसे ज्यादा 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, AFM में 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, ऑडिट में 7, DT में 3, IDT में 5, एंड ऐसे करके 5 सब्जेक्ट में मुझे 38 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। अब क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो हट गए तो मैंने इनका एनालिसिस ज्यादा किया नहीं है, बट बेस्ड ऑन द मार्क्स जो मुझे मिले उस तीनों सब्जेक्ट्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ मुझे क्या लगता है। कॉस्टिंग में मुझे ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मार्क्स मिले होंगे जो मैंने प्रेजेंटेशन करी उसके हिसाब से, क्योंकि इतने मार्क्स 78 मार्क्स मैं कभी ला नहीं सकता कॉस्टिंग में बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट आई हैव रिटन। लॉ और इको लॉ में ये पूरा बिल्कुल उल्टा पड़ गया था, मेरा जो गेम था ये प्रेजेंटेशन वाला, ज्यादा लिखने वाला, बड़ा बड़ा लिखने वाले, बहुत मतलब दिस वाज अ बैकफायर फॉर मी। लॉ वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो था वो लॉ था, और उसी में मुझे सबसे कम मार्क्स आए क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन सही नहीं थी। मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया था, शायद एग्जामिनर को पसंद नहीं आया, वो सब एंड सेम इकोला में मेरे साथ ऐसा हुआ कि इकोला में भी मेरे बहुत कम मार्क्स आए कंपेयर टू व्हाट आई एक्सपेक्टेड, एंड द सेम माइट बी द रीजन कि मैंने प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कर दी थी। सो यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपको मेरी जो सर्टिफाइड कॉपीज में मैंने प्रेजेंट करी है वो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स में वर्क करेगी, ऐसा आप देख सकते हो। ये जितने भी मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, बाकी लॉ और इक्वल लॉ तो आपका हट ही गया तो आपको उससे मतलब ही नहीं है। फार में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा देख के सिर्फ एक बात समझ में आती है कि आईसीआई लूज मार्किंग करता है। जब आपका पेपर टिपिकल होता है, जब आपका पेपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, सबको ही हार्ड लगता है, तब आईसीआई बहुत ज्यादा लूज मार्किंग करता है। ये 20 मार्क देख के आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आपके टीचर्स जो फैकल्टीज आपको बोलते हैं कि भले पेपर आपका टिपिकल गया है, इस पे ध्यान मत दो, नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दो, ये पेपर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, आपके नेक्स्ट पेपर अच्छा जाना चाहिए, नेक्स्ट पेपर खराब मत करो, ये इसीलिए बोलते हैं। एफआर में लोग ऐसा नहीं था, एफआर में बहुत ज्यादा लोग फेल हो रहे थे, बट उसकी एफआर की वजह से जो एएफएम में उनका इम्पैक्ट आया उसकी वजह से लोग ज्यादा फेल हुए। तो ये आपको बात सबसे पहले ध्यान रखनी है कि ऑब्वियसली 1-2 पेपर को आईसीएस जरूर टारगेट करता है, हर अटेम्प्ट में टारगेट करता है, तो जो भी पेपर को टारगेट करे अपने दिल पे हाथ रखे ये जरूर बोल लेना कि आईसीआई इसमें लूज मार्किंग करने वाला है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, जब भी आपका पेपर टिपिकल है आपको जो आता है उतना लिखो और शांति से घर आ जाओ, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर लो, अब पास हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कि मुझे कौन से टाइप में कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे। जैसे मुझे ग्रेस मार्क्स में 7.5 मार्क्स मिले, ग्रेस मार्क्स 7.5 मार्क्स मिले। इन लॉ को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो 9.5 हो जाता है, लेकिन मैं ये तीनों सब्जेक्ट्स को अभी के लिए साइड में रख रहा हूं। अभी सिर्फ हम 5 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, 5 सब्जेक्ट्स में मुझे कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। कॉपी जब मेरी मैच नहीं हो रही थी मेरे सजेस्टेड से तो मुझे 17 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, उसके 17 मार्क्स। अल्टरनेटिव लिखने के, जिसमें मेरे अल्टरनेटिव लिखे, 1-2 अल्टरनेटिव लिखे और फिर अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव सही है, एक अल्टरनेटिव सही नहीं है, तो उसके लिए भी आईसीआई ने मुझे 12.5 मार्क्स दिए हैं।
और एक था राउंडिंग ऑफ वाला, मतलब कि मैंने जो राउंड ऑफ किया था वो गलत था और उन्होंने जो राउंड ऑफ किया था वो सही था, मतलब अलग था दोनों बेसिकली, फिर भी उन्होंने मुझे 1 मार्क एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये सब मिला के 38 मार्क्स उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं। ये एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन में, हर एक सब्जेक्ट वाइज कौन से स्टेप में, मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा है, लेकिन वो यहाँ पे आपको बताना बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और मैं वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता। इसमें मैं ब्रॉड कवर करना चाहता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों मिले, तो वो इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक स्टेप में मुझे क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, वो मैं आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जब मैं स्ट्रैटेजी सर्टिफाइड कॉपीज वीडियो लेके आऊंगा इसके बाद May 24 एग्जाम से पहले, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, वो जरूर देखना। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए पता चलेगा कि हर एक इस सब्जेक्ट में अल्टरनेटिव के मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, इस सब्जेक्ट में अल्टरनेटिव के मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। मैंने जब पहले सर्टिफाइड कॉपीज की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जब सर्टिफाइड कॉपी शेयर करी थी, तब आप में से बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि भैया आपने इतना सारा कैसे लिख दिया। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, मैंने बस उसको खुला खुला बड़ा बड़ा लिखा है, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे मैंने बहुत ज्यादा लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है एज पर कंपनीज एक्ट 2023 व्हेन एन ऑडिटर रिजाइंस फ्रॉम अ कंपनी। आप क्या करते हैं, इसको एक ही लाइन में लिखते हैं या फिर 2 लाइन में लिखते, तो यहाँ पे ये स्पेस नहीं छोड़ते। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 2 लाइन की स्पेस छोड़ी हुई है, हर एक पॉइंट बना के लिखा है। आप इसको पैराग्राफ वाइज लिखते, मैंने ये 2 लाइन का हर एक पॉइंट के बाद स्पेस छोड़ी है, हर एक लाइन के बाद मैंने एक एक लाइन की शेष छोड़ी है, नीड टू फाइल एन इंटीमेशन। अब इसको मैंने एकदम पॉइंट्स में लिखा है कि भाई कंपनी एंड रजिस्ट्रार को क्या क्या इंटीमेशन फाइल का, कंपनी को फाइल करना, रजिस्ट्रार को फाइल करना, और इसके बीच में ये गैप छोड़ा है और यहाँ पे इतना इतना गैप छोड़ा है। बेसिकली ये जो मैंने लिखा है, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम है कंपेयर टू आप जो लिखते हो, क्योंकि उसमें आपको ना छोटा छोटा लिखना पड़ता है, प्लस आपको साथ साथ में सब कुछ लिखना पड़ता है। इसमें क्या आपका हैंड फ्री फ्लो होता है, इसमें आप जल्दी 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 दूर 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 करके कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जल्दी लिख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको यही वाला प्रेजेंटेशन फॉलो करना चाहिए कि आपको दूर इतना ज्यादा मत लिखो। मैंने फ्रैंकली मैंने जब अपनी सर्टिफाइड कॉपीज देखी आने के बाद, तब मुझे बहुत डिस्कस्टिंग लगा कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन फिर ऑब्वियसली मार्क्स आ गए, तो ऑब्वियसली जो मार्क्स लिए करना पड़ता है वो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप इतना ज्यादा मत लिखो जितना मैंने ज्यादा लिखा है, जैसे एक एक लाइन छोड़ के लिखा है, तो आप ये एक एक लाइन 2 2 लाइन छोड़ के मत लिखो। भले यहाँ पे जहाँ पे 2 2 लाइन छोड़ी वहां पे एक लाइन छोड़ दो, जहाँ पे एक लाइन छोड़ी वहां पे मत छोड़ो, लेकिन आप ये जो गैप है बिटवीन वर्ड्स वो तो आप उतना ही रखो कि आपका जब भी आंसर आ रहा है तो उसको आप एक मार्क करके रख चलो। जैसे मतलब पूरा फिगर्स में जो भी आपके फिगर्स है उसको ब्रैकेट में डालो, जो भी आपका मेन कीवर्ड्स है उसको आप ऐसे अंडरलाइन करके चलो, ताकि एग्जामिनर को जो मेन कीवर्ड्स है वो मिल जाए और वो उसके बेसिस पे मार्क्स दे दे। सब सिर्फ कीवर्ड्स का खेल है, ऑडिट में स्पेसिफिकली कीवर्ड्स का खेल है, और बाकी जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बाकी सारे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपके ये फिगर्स का खेल है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि मेरी जब सर्टिफाइड कॉपी और सजेस्टेड आंसर मैच नहीं हो रहे थे, फिर भी आईसीए ने मुझे मार्क्स दिए थे, तो वो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एफआर का है, एफआर में हमारे एक क्वेश्चन आया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। उसके सर्टिफाइड सजेस्टेड आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें था एक रेलेवेंस में इन्होंने पूरा पैराग्राफ भर के लिखा हुआ है। एंड फिर उसके बाद एक और जो पॉइंट था वो था इनका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें भी उन्होंने पूरा पैराग्राफ भर के लिखा हुआ है, उसके अंदर कंप्लीट है, न्यूट्रल है और फ्री फ्रॉम एरर है। तो अगर मेरा ये हेडिंग्स, कम से कम मेरी हेडिंग्स तो मैच होनी चाहिए, तभी तो मुझे आंसर मिलेगा ना। मतलब ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, तब जब मेरी हेडिंग्स मैच होगी तभी तो मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरी हेडिंग्स भी गई थी, फिर भी आईसीए ने मुझे मार्क्स दिए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलायबल, कहीं नहीं आया, ट्रू एंड फेयर कहीं नहीं आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक टिक किया हुआ है, लेकिन ये कहीं आ नहीं रहा, उनके सजेस्टेड आंसर में कहीं नहीं आ रहा, फिर भी उन्होंने टिक टिक करके मुझे मार्क्स दिए। अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, वो तो उन्होंने टिक नहीं किया, अंडरस्टैंडेबल लिखा मैंने। क्लासिफिकेशन जो जनरली, ये मैंने कहीं क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, ये पता नहीं बचपन में पढ़ा होगा आपने कि हाँ अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ये सब होने चाहिए, तो वो सब मैंने लिखा है यहाँ पे, जितना मुझे याद था उतना सब कुछ लिखा है। प्रूडेंस, ये भी कहीं नहीं आया, फिर भी उन्होंने टिक करके मुझे मार्क्स दिया है। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि आपको बस पता होना चाहिए, आपको जितना पता है उस टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में सब कुछ लिख दो, बहुत अच्छे से लिखो, ऐसा लिखो कि यही सही आंसर है। जैसे मटीरियलिटी, प्रेजेंटेशन में फ्रेमवर्क लिख दिया मैंने, कंपैरेबल, एक भी पॉइंट सेम नहीं है, एक बस लास्ट में रेलेवेंट लिखा है, उन्होंने रेलेवेंस लिखा था, मैंने रेलेवेंट लिखा है, उसमें भी सिर्फ एक लाइन लिखी है, वो भी पता नहीं उससे मैच नहीं करती, फिर भी उन्होंने सब कुछ टिक करके मुझे 5 में से 4 मार्क दिए। 4 मार्क, तो ये ऐसे आपको पेपर लिखना होता है। जब भी आपको कुछ भी आंसर नहीं आ रहा हो, बहुत अच्छे से, बहुत सजा सजा के जितना लिख सकते हो लिख दो, और एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। एक एग्जांपल मैं आपको मेरे अल्टरनेट आंसर्स का मैं दिखाता हूँ कि जिसमें मैंने अल्टरनेट आंसर लिखा है उसके नीचे ही लिखा है, फिर भी मुझे मार्क्स दे दिए। जैसे ये था एक कुछ क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक का, कि इसमें कितना % इंटरेस्ट होना चाहिए जब हम ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम नहीं डालते, या फिर जो भी जैसा कुछ हमें को याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ये 1 मंथ में हमें डालना पड़ता है फाइलिंग सच क्लेम के अगेंस्ट, हमें 6% का इंटरेस्ट के, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन था उसमें। बेसिकली मेरा जो दिक्कत था वो डेज पे था, 66 डेज का,
कि मेरा ऐसा था कि वो दोनों दिन को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपको भी होगा, ये आप एकदम क्लियर करके जाना है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर रखनी है। ये सारे ट्रिकी पॉइंट्स हैं आपको क्लियर रखने हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो मैंने दोनों कर दिया। मैंने दोनों डेज़ को इंक्लूड करके कर दिया, एक डे को एक्सक्लूड करके, मतलब यहाँ पे 66 की जगह मैंने 67 करके देख लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा 5C का है, जो यहाँ पे आपने देखा था अभी, जिसका क्वेश्चन का आंसर अभी हमने देखा था 66 था। तो मैंने ये पूरा लिख दिया जैसे 1 मंथ एप्लीकेशन के हिसाब से, ये सब नहीं किया, मतलब पूरा थियरी जो होता है मैंने बहुत अच्छे से बढ़ा-चढ़ा के लिख दिया। जो भी इंटरेस्ट रेट था उसको फिगर, मतलब जितने भी फिगर्स है आपको उसको दिखाना है एग्ज़ामिनर को, ये ले एग्ज़ामिनर मैंने लिखा है, अब इसके मुझे मार्क्स दे। आपको एग्ज़ामिनर को चीख-चीख के बताना है कि मैंने ये लिखा है, और देख रहे हो आप, उसने यहीं पे मार्क्स दिए। उसको ये दिख गया कि हाँ 6% लिखा है, 6% ऊपर उसके आंसर में भी था। यहाँ पे 1 मंथ में उसने मार्क्स दे दिए कि भाई 1 मंथ लिखा है, 1 मंथ उसके आंसर में भी था। तो ये सब उसको दिखाना है एग्ज़ामिनर को, आपको ऐसे चीख-चीख के बताना है, क्योंकि आपको जितना आता है एटलीस्ट आपको उसके मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, और वो मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। कि यहाँ पे कब कब से कब तक मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि भाई कब से कब तक एंड ऑफ 1 मंथ, क्या एक्चुअल डेट ऑफ रिसीट, फिर यहाँ पे मैंने डेट पूरा एकदम अंडरलाइन करके लिखा है। आपको बहुत बड़ा-बड़ा, मतलब इन द सेंस बहुत अच्छी से प्रेज़ेंट करना है आपको, जितना आपको आता है उसके मार्क्स तो आपको मिले कम से कम। लास्ट में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले 67 डेज़ लिए, दोनों को इंक्लूड करके, वो मेरा गलत था। उसका आंसर ये आ रहा था, फिर मैंने और लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, और उसके नीचे मेरे 66 डेज़ करके, जिसमें इसने टिक किया है, क्या किया है, टिक। 66 डेज़ करके इसने मुझे 3 मार्क दे दिए, 3 के 3 मार्क, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। 3 के 3 मार्क इसने मुझे दिए, जबकि मेरा कैलकुलेशन जो था वो 67 के हिसाब से, अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से। बहुत लोग बोलते हैं नहीं, नहीं वो अल्टरनेटिव 1 ही कंसीडर करते हैं, अल्टरनेटिव 2 कंसीडर नहीं करते। मतलब आप दूसरी बार जो अल्टरनेटिव लिखोगे वो कंसीडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आईसीए ने सेकंड वाला अल्टरनेटिव कंसीडर किया। 66 डेज़ वाज़ द आंसर, और 66 डेज़ ही मिले। और इसके सेम 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 इसी क्वेश्चन में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन था। इस बार एडिटिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ज़्यादा था, जिसमें बेसिकली पूरा ये सब आप पढ़ लेना जो भी था। ये विद इन 2 मंथ्स, पता नहीं क्यों गलत किया मैंने, शायद अंडरलाइन नहीं किया इसलिए उसने गलत कर दिया, लेकिन विद इन 2 मंथ्स ही होता है वो। और यहाँ पे 15% था, मैंने उसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया। यहाँ पे डेट वेट लिख दी मैंने। देख रहे हो इसने बहुत सारे क्रॉस भी मारे हो, तो आपको लग रहा होगा इसमें तो मार्क्स तो पक्का काटे होंगे। यहाँ पे 135 डेज़ है, वही सेम उसके हिसाब से कि दोनों को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। पहले मैंने इंक्लूड करके 135 डेज़ के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दिया, और लिखा, क्या लिखा, और फिर मैंने दूसरा आंसर लिखा 134 डेज़ के हिसाब से। एंड आंसर में अगर इसमें मुझे 2 मार्क दे दिए, उसने पूरे के पूरे 2 मार्क दिए, 5 में से 5 मार्क आए मुझे 5C में। 5C 5 मार्क का था, पहला वाला था 3 मार्क का, जिसमें 66 डेज़ लेना था, और नीचे मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें 134 डेज़ लेना था, जो मेरा अल्टरनेटिव 2 था। के बेसिस पे उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए हैं। तो अल्टरनेटिव के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, आप बोलोगे यार अल्टरनेटिव कैसे लिखा, हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर ही नहीं हो पाता, तो टाइम हो तो लिख दो। ये जैसे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें क्या ही मुझे लगा, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 65 का मैंने 64 कर दिया, और उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेटर पे जल्दी कैलकुलेट करके उसके नीचे लिख दिया। आपको वो जो उसका थ्योरी पार्ट है ना, मतलब जो ऊपर जो मैंने थ्योरी लिखा है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा का पूरा आंसर अल्टरनेटिव नहीं देना है। आपको जो आपके फिगर्स है वो अल्टरनेटिव आप देते जाओ, और करके जितने भी आपके अल्टरनेटिव सारे लिख दो, जो भी सही होगा आईसीएआई मार्क्स दे देगा। ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं बोलेगा अरे ये भी आंसर लिख दिया, ये भी आंसर लिख दिया, चलो दोनों में मार्क्स काट देते हैं, हमें ये अलाउड ही नहीं है। नहीं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो आपका अल्टरनेटिव 2 कंसीडर नहीं करेगा। ऐसे थोड़े बहुत इंस्टेंसेस है जो मैं आपको मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें थोड़े बहुत इंस्टेंसेस में अल्टरनेटिव 2 कंसीडर नहीं किया, क्योंकि अल्टरनेटिव 2 सही है फिर भी, क्योंकि अल्टरनेटिव 1 मैंने पहले लिख दिया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ही करेगा, आपका अल्टरनेटिव 1 ही कंसीडर करेगा। लेकिन सपोज को एग्जामिनर ने आपका अल्टरनेटिव 2 भी कंसीडर कर लिया, और अल्टरनेटिव 2 में आपने सही आंसर लिखा था, तो दैट इज द थिंग। मतलब एक मार्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। और आपके अगर अल्टरनेटिव से मार्क्स बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं, और आपके पास टाइम है तो क्यों नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं कि यार मैंने पूरा लिखा था फिर भी आईसीआई ने मुझे मार्क्स नहीं दिए, आईसीआई बेकार है, मतलब देख ठीक है, उनके भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, आई एग्री ऑन दैट, बट दिस इज एन अनकंट्रोलेबल। एज अ स्टूडेंट हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसको कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ हम जो लिखने वाले हैं, जो हम 3 घंटे में लिखने वाले हैं, कैसे हम उसको प्रेजेंट करने वाले, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले आपका ये स्टेटमेंट होता था कि यार मैंने इतना सारा लिखा, सब सही लिखा, फिर भी आईसी ने मुझे मार्क्स नहीं दिया। अब आपका ये स्टेटमेंट होगा कि मैंने जितना लिखा उसके तो आईसी ने मुझे मार्क्स दिए, जो मैंने सही नहीं लिखा उसके भी आईसी ने मुझे मार्क्स दिए। जैसा मेरा ये स्टेटमेंट है वैसा ही आपका ये स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट तभी होगा जब आप प्रेजेंट अच्छे से करेंगे। पढ़, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पढ़ बहुत लोग लेते हैं, मेरे जो 10-15 लोग जो मैं May 24 के लिए गाइड कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स को, तब मुझे पता चला कि पढ़ते तो सभी है भाई, बहुत मेहनत करते हैं, पूरी जी जान लगा के पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत वो 3 घंटे में ही आती है। जब उनको प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है तो वो प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाते भाई, कुछ भी लिखते, कुछ भी लिखते, बस उनको लिखने से मतलब है कि भाई मेरे को जो आता है वो मैं लिख दूं। ऐसा नहीं होता यार।
ऐसा नहीं होता। मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे कम से कम दिखने में अच्छा तो लगना चाहिए। सब कुछ मेरे लिए एज एन एग्जामिनर, मेरे लिए आपको सब कुछ ईजी बताना है। मतलब अगर मुझे पता है, मेरे को सजेस्टेड आंसर में दिख रहा है कि ये फिगर्स पे इतने इतने मार्क्स है, तो मुझे वो फिगर्स आप दिखा दो ना अंडरलाइन करके कि हाँ हाँ ये फिगर्स है, मार्क्स दे दूंगा आपको। क्यों नहीं दूंगा? मेरा क्या जा रहा है मार्क्स देने में? मेरे को तो जल्दी कॉपी चेक करनी है, तो आप मुझे जल्दी जल्दी बता दो बस ये फिगर्स है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको मार्क्स देकर खत्म करूंगा। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ एग्जामिनर्स। उनको कुछ नहीं पता। अब बाजू में जो थियरी लिखी है ना, जैसे सपोज डीटी में आप वो जो एडजस्टमेंट लिखते हो, तो बाजू में आपने जो थियरी लिखी है वो मतलब कुछ भी लिख दो, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी वैसी वाली भी लिख दो, बहुत शॉर्ट फॉर्म्स लिख दो, लेकिन आपके फिगर्स जो हैं वो सही होने चाहिए। ये जब आप समझोगे, जितनी जल्दी आप समझोगे, जितना अच्छे से समझोगे, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट में, उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा होगा। वैसे मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। अपने आप मेरी वो पुरानी वाली सर्टिफाइड कॉपीज वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया कि भाई आपको है ना किस सीक्वेंस में करना है। हर एक क्वेश्चन का 3 पार्ट्स है, तो आपको वो तीनों पार्ट सीक्वेंस में नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैंने एक पार्ट तो बहुत लास्ट में कर दिया था क्योंकि मैं भूल गया था वो करना, तो भी आईसीए ने वो चेक करके मुझे मार्क्स दे दिए थे। जैसे बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो है वो मैंने सर्टिफाइड कॉपीज, जो मैंने इससे पहले 4-5 वीडियोस पहले सर्टिफाइड कॉपीज का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सर्टिफाइड कॉपी शेयर भी करी थी आपसे, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सर्टिफाइड कॉपीज की लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत अलग अलग चीजें बताई है जो आपको ध्यान देने लायक है। और इस वीडियो में मैंने सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करके मुझे किस बारे में किस लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिले वो मैंने आपको बताया। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में आपको हर एक स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि मुझे किस क्वेश्चन में कितने ज्यादा मार्क्स मिले और क्यों मिले। तो वो इंडिविजुअल सर्टिफाइड कॉपीज वीडियो भी देख लेना। थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझ नहीं रहे हो। और जिसने समझ लिया, जिसने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, वो निहाल हो जाएगा। उसने वो कम मेहनत करके भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है, और यही आपका टारगेट होना चाहिए। ज्यादा मेहनत करके फिर मार्क्स नहीं आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये पूरी ओवरऑल मेरी जो प्रेजेंटेशन है, इस पे आपके क्या थॉट्स है, क्या जो भी आप बोलना चाहते हैं, प्लीज कमेंट डाउन। एंड अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर, को भी पता चले ये सारी चीजों के बारे में। एंड शेयरिंग इज केयरिंग। आप दूसरों का भला करो, भगवान आपका भला करेगा। बस इतना ही मुझे बोलना था आपको मेरी पूरी ओवरऑल सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।